वन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एस के संकल्प। माई सेल्फ एस के। जैसे कि अभी हमने जस्ट मैथ की क्लास भी आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत जल्दी से हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम मैथ की क्लास भी आपके लिए लेकर आएंगे। मैथ की क्लास आ चुकी है और बहुत ही हल्के, स्लो एंड बहुत ही लोकल लैंग्वेज में उसको भी समझाने की कोशिश की है। क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ आपको हर वीडियोज़ में या हर लेक्चर में? क्योंकि मैं बिल्कुल हम ये 2-3 जितनी भी 4-5 लोगों की टीम है, जो 2-3 टीचर जो हैं, वो ये सोच रहे हैं कि बच्चों के पास जो नया कंटेंट जाए वो इस फॉर्म में जाए कि बच्चों को बिल्कुल भी एक बर्डन महसूस ना हो, फील ना हो कि हाँ यार थोड़ी दिक्कत आ रही है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में भी दिक्कत नहीं आएगी, ऑफलाइन में जैसे नहीं आती है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि हल्के अंदाज में, क्योंकि यूट्यूब पे आपको लग रहा होगा कि बहुत हाई लेवल चल रहा होगा। नहीं, बहुत लोकल लेवल चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड लेवल चल रहा है। तो अब मैं आपको जो है आर्ट एंड कल्चर का जो हमारा 10 लेक्चर है, 11 लेक्चर है, वो 11वां लेक्चर आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कहाँ पहुँच गए थे। पिछला ज़रूर देखते चलना, अगला मैं आपका जोड़ के चल रहा हूँ। हमारा जो चल रहा था मध्यकालीन स्थापत्य कला हमारी चल रही थी। स्थापत्य कला ये हमारी चल रही थी, मध्यकालीन स्थापत्य कला। मध्यकालीन का जो टाइम पीरियड है वो आपका 712 से आपका 1600 मोटा मोटा या 1707 तक हम मानते हैं। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तब तक। तो मध्यकालीन हमारा 712 ईस्वी से 1600 तक हम मान लेते हैं। 712 से इसलिए क्योंकि 712 में विदेश से पश्चिम देशों से मुस्लिम आक्रमणकारी आना स्टार्ट हो गए थे। इससे पहले से भी आ रहे थे, लेकिन सफल जो है 712 से हुए। मोहम्मद बिन कासिम आया सबसे पहले, फिर महमूद गजनबी आया, फिर मोहम्मद गोरी आया। तो ये सब आए। लेकिन आपको मैं बता दूं, मोहम्मद बिन कासिम आया, आकर लूटकर चला गया। गजनबी आया, आकर लूटकर चला गया। फिर आपका मोहम्मद गोरी आया, यहाँ के क्षेत्र विजित किए इसने भी, लेकिन वापस चला गया। लेकिन जब मोहम्मद गोरी 1175 ईस्वी में आया, तब उस टाइम पर इसने क्षेत्र विजित किए भारत के, और अपना जो इसका सेनापति था, कौन सेनापति था इसका? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अपने जो सीपलहार है या शिल्पहार है या फिर इसका सेनापति है, उसको ये देकर अपने क्षेत्र चला गया, दिल्ली वाले क्षेत्र देकर चला गया। तो मध्यकालीन की शुरुआत भले ही 712 से होती है, लेकिन दिल्ली सल्तनत जो भारत में स्थापित होती है, दिल्ली सल्तनत, क्योंकि आए वो चले गए, लेकिन ये भी चला गया, लेकिन इसने जो है अपने जो इसके साथ था, जो इसका सेनापति था, उसको भारत के क्षेत्र देकर चला गया। तो जो दिल्ली में जो सल्तनत स्थापित की जाती है, भले ये 712 से आ रहे थे, लेकिन दिल्ली में जो सल्तनत स्थापित की गई थी, वो दिल्ली में सल्तनत स्थापित की गई थी आपकी 1206 से लेकर, ठीक है, 1206 में लेकर। तो 1206 में दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे शासक आए। जैसे कि एक वंश आया गुलाम वंश, एक आया खिलजी वंश, एक आया तुगलक वंश, एक आया सैयद वंश, एक आया लोधी वंश। तो GKTSL। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर ये बहुत सारे वंश आए हैं, और इस गुलाम वंश के अंदर भी बहुत सारे शासक आए हैं। इसके अंदर भी आपके बहुत सारे शासक आए हैं। जैसे गुलाम वंश के अंदर आपका इल्तुतमिश, बलबन और आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी आपने सुना होगा। तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। सैयद में भी इसी तरीके से, लोधी में भी इब्राहिम लोधी। तो ये आपके मैं बता रहा हूं, मध्यकालीन स्थापत्य कला का मतलब यह है कि जो आपके मध्यकाल में शुरू हुई थी, और शुरू किसने की थी? वो इन शासकों ने आके शुरू की थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन शासकों ने यहाँ रहने के बाद यहाँ पे बहुत सारे भवन, मकबरे, मस्जिदें बनवाई। तो उसमें जो है क्या देखा गया? मध्यकालीन स्थापत्य कला देखा गया। और मध्यकालीन स्थापत्य कला में एक शैली जो है ऊपर लेवल पे आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझाई है। वो कौन सी है आपकी है वो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला। तो मेरा कहने का मतलब यह है, मध्यकालीन जो है स्थापत्य कला का जो नाम होगा वो आपका इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला होगा। मतलब कि 1206 से जो 1600 तक या 1707 तक जो भी भवन, महल निर्माण होगा, वो सारे के सारे इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला से होगा। मोटा मोटा ऊपर का जो उसका फिगर होगा, ऊपर का जो उसका पूरा एक पिक्चर होगी या आधारभूत जो सबसे ज़्यादा होगा, मेन वो यही होगा। मतलब कि स्ट्रक्चर जो मेन होगी वो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला से लिंक होगी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली सल्तनत में जो शासक आएंगे वो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के तहत तो अपने
भवन बनवाएंगे, महल बनवाएंगे, लेकिन जो शासक आए हैं वो अपनी रुचि के अनुसार भी कुछ ना कुछ चेंजेस या बदलाव करवाएंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बता रहा हूं, एक बार और समझ लीजिए इसको। मध्यकालीन स्थापत्य कला का जो शैली है वो आपकी इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला है। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का मतलब जो मैंने इसकी विशेषताएं पिछले लेक्चर में बताई है कि इसमें ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर जैसे दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत अगर बैठती है या दिल्ली सल्तनत स्थापित हो रही है, तो दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा अपनी खुद की शैली भी विकसित की जाएगी, जिसको बोलेंगे आप साम्राज्यिक शैली। साम्राज्यिक शैली। दो वास्तुकला और बनेंगी जिसका नाम है एक साम्राज्यिक शैली। तो ये तो दिल्ली की जो सल्तनत है, दिल्ली के जो शासक हैं, उन्होंने जो साम्राज्यिक शैली बनाई है, खुद से जो एक निर्माण किया है, भले ही ऊपर लेवल पर इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला होगी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो दिल्ली के शासक रहे हैं, जो गुलाम वंश के रहे हैं, खिलजी के रहे हैं, जो और भी वंश हैं, उनके जो शासक रहे हैं, उन्होंने जो शैली का विकास किया है वो आपकी साम्राज्यिक शैली होगी। ठीक है, इसी तरीके से आपकी प्रांतीय शैली, प्रांतीय शैली जो आपके प्रांतीय जो शासक होंगे वो किस शैली का विकास करेंगे, वो आपका प्रांतीय शैली का विकास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक आपका ये मैप है, ये भारत का नक्शा हो गया, दिल्ली आपका यहां पर हो गया। तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र या दिल्ली में जितना भी उनका कवर है, हालांकि पूरे भारत पर, उत्तर भारत पर उनका लगभग कंट्रोल था, तो यहां पर जितने भी वो स्थापत्य कला भवन बनवाएंगे, महल बनवाएंगे, वो जो है एक शैली कौन सी होगी, साम्राज्यिक शैली। साम्राज्यिक शैली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं उन्होंने इस शैली का विकास किया या फिर इसको संरक्षण दिया, तो उस शैली को दिया साम्राज्य शैली या साम्राज्यिक शैली। इसी तरीके से इस दिल्ली सल्तनत के आसपास भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर और राजा होंगे और शासक होंगे। ठीक है, तो वो राजा जो है अपने लेवल पर, अपने खुद के लेवल पर जहां पर वो शासन करते हैं, अपने खुद के लेवल पर भी एक शैली का विकास करेंगे जिसको बोलेंगे प्रांतीय शैली। तो वो कौन करते हैं, प्रांतीय शासक करते हैं। वो कौन करते हैं, प्रांतीय शासक। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर दो स्थापत्य कला का विकास हुआ। दिल्ली सल्तनत के टाइम पर दो स्थापत्य कला का विकास हुआ है, दो शैली का विकास हुआ। एक आपकी हो गई साम्राज्यिक शैली और एक आपकी हो गई प्रांतीय शैली। ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पर ही है, जब दिल्ली के शासक, दिल्ली सल्तनत के शासक जो गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश या तुगलक वंश के जब शासक साम्राज्य शैली का विकास कर रहे थे, तो तभी कुछ क्षेत्रों में मतलब कि जैसे कि बंगाल में, जौनपुर में, मालवा में, ठीक है, ऐसे भी और भी क्षेत्र हैं, ऐसी जगह जो है वहां के खुद के बंगाल का शासक, जौनपुर का शासक या मालवा के शासक अपने खुद के लेवल पर, प्रांत लेवल पर, अपने प्राइवेट लेवल पर भी एक शैली का विकास कर रहे थे। तो वो एक प्रांतीय शैली हो गई और आपकी एक साम्राज्यिक शैली हो गई। ठीक है, तो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला ये पूरा फिगर रहेगा पूरे मध्यकालीन काल का 712 से। हालांकि 712 में जो आए वो चले गए, लेकिन फिर भी जब से बनने स्टार्ट हुए हैं तो वो कौन सी शैली का उसमें विकास हुआ है, इंडो इस्लामिक शैली का। तो इंडो इस्लामिक जो है पूरा ऊपर का स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन पर्सनल लेवल पर भी एक छोटी छोटी उनकी एक शैली होगी। ऊपर के लेवल पर वही काम करेगी इंडो इस्लामिक, लेकिन उनके पर्सनल लेवल पर जाकर राजा जो दिल्ली सल्तनत के होंगे वो साम्राज्यिक शैली कहलाएगी, लेकिन प्रांतीय शासक होंगे प्रांतीय शैली विकास करेंगे। वो जैसे बंगाल के, जौनपुर के, मालवा के, तो वो अपनी प्रांतीय शैली का विकास करेंगे। ठीक है, इसको एक बार और चीज़ों को मैं रिपीट करा देता हूँ आपका। मध्यकालीन जैसे कि आपका शुरू होता है तो वो माना ऐसा जाता है, हालांकि 712 से मान लिया जाता है, लेकिन जब मेन शासक बैठते हैं तो दिल्ली सल्तनत जो चलती है, तो दिल्ली सल्तनत में दो एक तो आपकी कौन सी, साम्राज्यिक शैली, साम्राज्यिक शैली, और दूसरी आपकी प्रांतीय शैली। कौन सी, प्रांतीय शैली।
एक आपकी साम्राज्यिक शैली और एक आपकी प्रांतीय शैली। दिल्ली सल्तनत के टाइम पर दो शैली का विकास होता है, एक आपकी साम्राज्यिक शैली और एक आपकी प्रांतीय शैली। साम्राज्यिक शैली का जो विकास करते हैं वो दिल्ली सल्तनत के राजा करते हैं, और प्रांतीय शैली का जो विकास करते हैं जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर होता है वो प्रांतीय शैली के जो विकास करते हैं वो प्रांतीय शासक करते हैं। प्रांतीय शासक जैसे कि बंगाल का शासक उसी टाइम पर जब गुलाम वंश चल रहा है, तुगलक चल रहा है, लोधी वंश चल रहा है, मतलब कि 1200, 1300, 1400, 1500 के टाइम पीरियड में भी प्रांतीय लेवल पर भी एक शैली का विकास हुआ जो प्रांतीय शासक करते थे। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ दिल्ली सल्तनत में आपको एक तो साम्राज्यिक शैली पढ़नी है, फिर आपकी उसके बाद प्रांतीय शैली पढ़नी है इसी दिल्ली सल्तनत में, फिर आपको पढ़ना है मुगल काल शैली, फिर आपको पढ़नी है मुगल काल शैली। तो मैं आपसे मोटा मोटा आपको ये बता रहा हूं कि मध्यकालीन स्थापत्य कला में हमको तीन चीजें पढ़नी है मेन। एक आपको साम्राज्यिक शैली पढ़नी है, एक आपको प्रांतीय शैली पढ़नी है और एक आपको मुगल काल शैली पढ़नी है। साम्राज्यिक शैली हो चाहे प्रांतीय शैली हो चाहे मुगल काल की शैली हो, तीनों शैली में जो इफेक्ट देखा जाएगा ऊपर के लेवल पर वो आपका इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला देखा जाएगा। लेकिन पर्सनल लेवल पर साम्राज्य शैली के जो शासक रहे हैं वो अपना इफेक्ट थोड़ा थोड़ा डालेंगे अपनी रुचि अनुसार। प्रांतीय शैली में जो प्रांतीय शासक होंगे वो अपनी रुचि अनुसार कुछ इफेक्ट डालेंगे। मुगल काल में अपने शासक जो उस टाइम के होंगे अपनी रुचि अनुसार चेंजेस या बदलाव करेंगे। ऊपर लेवल पर इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला ही उसको बोला जाएगा, शैली बोला जाएगा। अब आपको ये समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो पहला जो हमें उठाना है वो साम्राज्यिक शैली को उठाना है। तो साम्राज्यिक शैली में बहुत सारे साम्राज्य रहे हैं दिल्ली सल्तनत में, बहुत सारे साम्राज्य रहे दिल्ली सल्तनत में। तो हम जो है पहला जो उठाएंगे साम्राज्यिक शैली। तो साम्राज्यिक शैली के तहत दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे आपके साम्राज्य रहे हैं। आपका गुलाम वंश, उसके बाद आपका गुलाम वंश के बाद सैयद वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश, फिर आपका चौथे नंबर पर यहां पर खिलजी वंश आएगा। खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर उसके बाद लोधी वंश। इसको ऐसे याद कर सकते हो GKTSL। जी से गुलाम, के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद, एल से लोधी। तो GKTSL समझ रहे हैं आप ना। तो ये आपको अब क्रम से पढ़ लें क्योंकि साम्राज्यिक शैली है। कौन सी शैली है? साम्राज्यिक। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो साम्राज्यिक शैली है, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत में साम्राज्य संभालते थे, जैसे गुलाम वंश हो गया आपका, इसी तरीके से आगे के हो गए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इंडो इस्लामिक शैली जो है आपकी मोटे तौर पर रहेगी, इसलिए उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहला जो है गुलाम वंश ले लेते हैं। जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट पढ़ाऊंगा गुलाम वंश की शैली के, उसको आपको ध्यान रखना है, सिंपल वे में रखना है, कोई वो नहीं। नंबर एक जो है आपका, इसको मामूलिक शैली भी बोलते हैं। मामूली नहीं, मामूलिक शैली। गुलाम वंश पे जो शैली निकल कर आई आपको उसको बोलते हैं मामूलिक शैली। अब ये उप शैली है क्योंकि बड़ी शैली तो आपके इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला है, लेकिन गुलाम वंश के शासकों ने, जैसे कि आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, इसमें शासक रहे हैं। गुलाम वंश में आपके मेन शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन रहे हैं। तो इन्होंने एक शैली का विकास किया जिसको मामूलिक शैली बोला है। ठीक है, देखो गुलाम वंश को इलवरी वंश भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो बता देना आप। गुलाम वंश को इलवरी वंश भी बोलते हैं। ये आपका 1206 से 1290 तक चला, 1206 से 1290 तक। तो मामूलिक शैली इसको कहा जाता है, नंबर एक पॉइंट। और ये वाले जो आपके जितने भी स्टार्टिंग में जो बने थे, क्योंकि स्टार्टिंग था बिल्कुल, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका सबसे पहले बने थे ये हिंदू स्थापत्य कला जो थी पहले प्राचीन काल में, हिंदू स्थापत्य कला, वो अब जो है अवशेष उनके समाप्त हो चुके थे। अवशेष का मतलब वो समाप्त हो चुकी थी या अवशेष बचा था उसकी जगह। जैसे कहीं पे कोई बिल्डिंग है, अगर उसको आज 700 साल बाद देखोगे, या कोई महल है उसको 700 साल देखोगे तो वो खत्म हो चुकी होगी। तो उसी की जगह जो है यहाँ पर जो है आपके इस गुलाम वंश के शासकों ने स्थापत्य कला का निर्माण किया।
स्थापत्य कला का निर्माण किया। ठीक है, हिंदू स्थापत्य अवशेष जहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं या अवशेष बचे हैं, उसी की जगह जो है इन शासकों ने स्थापत्य कला का विकास किया, महल बनवाए या भवन बनवाए। ठीक है, तो अब वो बचे नहीं हिंदू प्राचीन काल के जो है महल भवन, तो अब जो है इन्होंने अपने उस जगह बना दिए हैं। नंबर 3 जो आपका निकल कर आएगा, नंबर 3 जो निकल कर आएगा आपका, वो नंबर 3 में होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कुतुब मीनार आपने सुना होगा। कुतुब मीनार वो इसी टाइम पर बनवाया है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार जो है आपका 5 मंजिला, अगर आप दिल्ली जाओगे तो देख के आना, वो 5 मंजिला है। तो इस 5 मंजिल में जो है 3 शासकों का रोल रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 शासकों का रोल रहा है कुतुब मीनार में। आपका जो पहला रहा है वो आपके कुतुबुद्दीन ने इसका पहला तल बनवा दिया था, पहला फ्लोर बनवा दिया था कुतुबुद्दीन ने। उसके बाद इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ने बनवाया पहला फ्लोर, इल्तुतमिश ने 3 फ्लोर बनवा दिए। लेकिन उसके बाद के शासकों ने, फिरोज शाह तुगलक ने, ये बाद का शासक था तुगलक वंश का, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका लास्ट का बनवा दिया। तो इस तरीके से कितने फ्लोर हो गए इसके? 5। लेकिन नाम कितने हैं इससे जुड़े हुए कुतुब मीनार से? कुतुब मीनार से आपके 5 नाम जुड़े हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। पूरा करवाने में 3 लोगों का हाथ है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो ये 2 पॉइंट इसमें मेन चीज़ें याद रखनी है। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है इसी में। 4th पॉइंट जो है आपको याद रखना है कि आपका इसी टाइम पर जो कुतुब मीनार का परिसर है, कुतुब मीनार का जो परिसर है, मतलब कि जैसे कुतुब मीनार है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, इसी टाइम पर यहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई थी, कुब्बतुल मस्जिद। ठीक है, इसी के परिसर में, जैसे यहाँ पर कुतुब मीनार है तो उसके सामने ही जो है आपकी एक मस्जिद बनी है, कुब्बतुल मस्जिद, जो यहाँ पर मामूलिक शैली से बनी है। मतलब कि ऊपर लेवल पे देखेंगे तो इंडो स्थापत्य कला से बनी है, इंडो इस्लामिक, और वहाँ की खुद की शैली अगर उसे नाम देंगे पर्टिकुलर तो मामूलिक शैली। तो आपका ये कौन सा वंश कंप्लीट हो गया? गुलाम वंश। मामूलिक शैली भी कहते हैं। हिंदू स्थापत्य अवशेष जहाँ पर रहे हैं, जहाँ पर वो ध्वस्त हो चुके हैं, उसी पर नए शासकों ने स्थापत्य कला का विकास किया लगभग कई जगह। कुतुब मीनार 5 मंजिला है, जिनमें से ये आपके उनमें योगदान है उनका। और कुतुब मीनार में जो है परिसर जो है उसके आसपास जो है कुब्बतुल मस्जिद का निर्माण कराया गया है। ठीक है, इन्हीं शासकों के द्वारा। चलिए इसको बनाइएगा आप जल्दी। अब जो है गुलाम वंश के बाद जो पढ़ेंगे हम, गुलाम वंश के बाद जो पढ़ेंगे हम, गुलाम वंश के बाद पढ़ेंगे हम आपका अगला गुलाम जी के खिलजी वंश हम पढ़ेंगे। अब कौन सा वंश पढ़ेंगे? खिलजी वंश पढ़ेंगे। ठीक है, ये 1290 से आपका 1320 तक चला। ठीक है, इसको जो है सेल्जुक शैली भी, कौन सी शैली? इसको सेल्जिक शैली भी बोलते हैं। कौन सी शैली? इसको सेल्जुक शैली। जैसे पहली गुलाम वंश को मामूलिक शैली भी बोलते थे, इसको आपका सेल्जुक शैली भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, सेल्जुक शैली। इसमें और पॉइंट में लिख देता हूं आपके। इसमें जो है आपका लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं। आगे जो है प्रमुखता से मेहराब बनाए गए, मतलब यहाँ पर जो प्रमुखता है इस टाइम में, कौन से टाइम में? खिलजी वंश के टाइम में, 1290 से 1320। तो यहाँ पे प्रमुखता से क्या बनाए गए हैं? मेहराब बनाए गए हैं, मेहराब बनाए गए हैं। ठीक है, मेहराब आप लिख लीजिएगा। ये आपका ये मेहराब बनाए गए हैं, इनको बोलते हैं मेहराब। प्रमुखता से मेहराब बनाए गए हैं। उसके बाद 4th पॉइंट है आपका वैज्ञानिक तरीके से गुंबद बनाए गए हैं, वैज्ञानिक तरीके से गुंबद बनाए गए हैं।
कौन से तरीके से? वैज्ञानिक तरीके से। तो गुंबद आपको कैसे बनाने हैं? गुंबद आपको यहीं पे बना लीजिए, ये आपका गुंबद हो गया, ठीक है। और इसमें जो है आपका 5वां पॉइंट जो रखना है, अलाई का दरवाज़ा आपने सुना होगा। अलाई का दरवाज़ा, अलाई का दरवाज़ा इसी टाइम पर बनवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी सुना है ना आपने? खिलजी कहाँ थे? खिलजी वंश के। तो अलाउद्दीन की मूवी भी देखी खिलजी आपने। तो अलाई का दरवाज़ा और सिरी का किला, सिरी का किला ध्यान रखना इसी टाइम पर सेल्जुक शैली से बने हैं और ऊपर जो है इंडो स्थापत्य कला शैली का विकास हुआ है। तो अलाई का दरवाज़ा जो है और सिरी का किला, इसके पॉइंट देख लीजिए आप, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। और इसको जो है प्रयोग जो किया जाता था इसको जोड़ने के लिए जो बन रहा है, तो कुछ तो उस टाइम तो सीमेंट चलता नहीं होगा, तो उस टाइम पे जोड़ने के लिए जो है गारे का प्रयोग किए थे, गारे। अब गारा ये मत समझ लेना जो नाली का गारा है, ये मत समझ लेना, वो उस टाइम पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे जिसमें चिपकन होती होगी, तो उस वाले गारे की बात चल रही है। तो ध्यान रखना, खिलजी वंश, सेल्जुक शैली भी कहते हैं, लाल वाला पत्थर का प्रयोग होता था, प्रमुखता से मेहराब बनाए गए, मेहरूब बन गए, वैज्ञानिक तरीके से गुंबद बनाए गए, मतलब टेक्नोलॉजी से। अलाई का दरवाज़ा, सिरी का किला इसी टाइम की देन है और जोड़ने के लिए गारे का प्रयोग होता था। कौन सी शैली हो चुकी है अब आपकी? ये खिलजी वंश की शैली हो चुकी है। अब आपकी जो है हम पढ़ेंगे GK-T, तुगलक वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे? तुगलक। तुगलक वंश, ठीक है। तो तुगलक वंश जो है इसको थोड़ा सा ऐसा माना जाता है, तुगलक वंश में पहले तो इसको ध्यान रखना, पहले लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था और यहाँ पर धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग, धूसर, ठीक है, ग्रे कलर का थोड़ा सा, तो धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था, पहला पॉइंट। और दूसरा जो है आपका, इसकी खास बात यह है कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा संकट का काल माना जाता है वास्तुकला के लिए, संकट का काल माना जाता है वास्तुकाल के लिए। धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग भले ही होता था, लेकिन जो भी टाइम है ये वाला तुगलक वंश वाला, इस टाइम पर संकट का काल माना जाता है। ये किसके लिए? वास्तुकला के लिए, स्थापत्य कला के लिए। क्यों माना जाता है? क्योंकि तुगलक वंश जो है कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या से जूझ रहा था, बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्या से जूझ रहा था। और आपकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का मतलब राजनीतिक अस्थायित्व बहुत ज़्यादा था, राजा बन रहे थे, बिगड़ रहे थे, ये स्थिति बहुत ज़्यादा थी और पैसे की समस्या थी। तो मुझे बताओ, जहाँ पर राजा को यही नहीं पता हो कि कब तक मैं हूँ कब तक नहीं हूँ, राजा के पास आर्थिक प्रॉब्लम हो, तो वो स्थापत्य कला, महल, भवन, मस्जिद, मकबरे बनवाएगा? नहीं बनवाएगा। तो उस टाइम पर जो है ये बहुत ज़्यादा दिक्कत इस टाइम पर व्याप्त थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कुछ स्थापत्य कला बने हैं। तो उसमें जो प्रयोग किया गया है वो कौन सा पत्थर है? धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे इसी समस्या को देखते हुए अलंकृत, अलंकृत मतलब कि सजावट पर ध्यान नहीं दिया गया ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है सजावट के लिए तो पैसा चाहिए। आप नॉर्मल घर बनाओगे तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 4 दीवारें खड़ा कर दी, लिंटर डाल दिया, लेकिन असली पैसा जो है उसके बाद लगता है, पत्थर, टाइल्स, ये सारी चीज़ें। तो उसमें जो है अलंकृत पे इन्होंने ध्यान न देकर सिर्फ मजबूती पर ध्यान दिया। किस चीज़ पर? मजबूती पर ध्यान दिया। और मजबूती पर ध्यान देने का तात्पर्य है कि उन्होंने जो है नींव बहुत ज़्यादा गहरी बनाई, नींव बहुत ज़्यादा गहरी बनाई जिससे मजबूती आए, और दीवार जो है बहुत ज़्यादा चौड़ी बनवाई, ठीक है, दीवारें जो है बहुत ज़्यादा चौड़ी बनवाई मजबूती के लिए। और अलंकरण नहीं तो इसका मतलब सादगी बहुत ज़्यादा थी, सादगी, सिंपलिसिटी बहुत ज़्यादा थी इस टाइम पर। और एक ख़ास बात और है इसकी कि यहाँ पर जो है मीनारे का निर्माण अभी तक नहीं था इस वाले उसमें, मीनारे का निर्माण या मीनारों का निर्माण नहीं था, मीनारों का निर्माण नहीं था। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं आई थिंक। तो इनको ध्यान रखना कि किस तरीके से थे। तो इसमें आपका 2-3 चीज़ें और रखना, जहानाबाद, मुबारकबाद, ये इसी टाइम के जो है आपके तुगलकाबाद, या तुगलकाबाद भी लिख सकते हैं आप, ये तुगलकाबाद, जहानाबाद, मुबारकबाद, तो ये आपके किस टाइम के हैं? तुगलक वंश के टाइम के ये नगर हैं, तुगलक वंश के टाइम के नगर बसाए गए हैं। तो ये ध्यान रखना, आपके तुगलक वंश में धूसर बलुआ पत्थर, संकट काल में यहाँ पर वास्तुकला का निर्माण नहीं था, लेकिन फिर भी
कुछ बनाए गए हैं तो उसमें जो है अलंकृत पर ध्यान नहीं दिया गया, ओनली मजबूती पर ध्यान दिया गया है। नींव बहुत गहरी थी, नींव गहरी, दीवारें मोटी चौड़ी मतलब, और सादगी ज़्यादा से ज़्यादा, और मीनारों का निर्माण नहीं। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना। और तुगलकाबाद, जहानाबाद, मुबारकबाद नगर इस टाइम पर बसाए गए। पूछा जा सकता है कुछ भी कभी भी। ठीक है, तो आपका तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? GKT, टी के बाद S था, तो बताइए कौन सा आएगा? कौन सा? सैयद वंश। कौन सा आएगा? सैयद वंश। कौन सा वंश आएगा? सैयद वंश। तो सैयद वंश में जो है आपका भवन जो थे, भवन ज़्यादा उच्च स्तर के नहीं थे, ज़्यादा उच्च स्तर के नहीं थे, मतलब कम स्तर था। जैसे कि ज़्यादातर व्यापकता देखते हो आप मध्यकालीन की स्थापत्य कला में, व्यापकता का मतलब बड़े बड़े महल, बड़े बड़े गुंबद, बड़े बड़े मेहराब। लेकिन सैयद वंश में थोड़ा वो उच्च स्तर के ना होकर थोड़े से निम्न स्तर के बने भवन, तो उच्च स्तर नहीं थे। लेकिन जो गुंबद थी, जो गुंबद थी, उन गुंबद पर जो है आपके क्या मिले? कमल मिले, कमल का फूल मिला, और आपके गुलदस्ते मिले। क्या मिले? कमल के फूल मिले, गुलदस्ते मिले। ठीक है, कमल के जो गुंबद उस टाइम की बनाई जाती थी, कमल के फूल मिले और आपके गुलदस्ते मिले। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फिर आपका तीसरा पॉइंट, नीली टाइल्स, नीली टाइल्सों का प्रयोग किया गया इस टाइम पर, नीली टाइल्सों का प्रयोग किया गया। ठीक है, नीली टाइल्सों का प्रयोग किया गया। फोर्थ पॉइंट आपका बारीक नक्काशी का प्रयोग किया गया, बारीक नक्काशी का प्रयोग किया गया, बारीक नक्काशी बिल्कुल। इसके बाद इसी में आपको अगर ध्यान रखना है, बारीक नक्काशी का प्रयोग, तो अष्टफलकीय बने होते थे। अष्टफलकीय जो भी इस टाइम पे नगर बने हैं या मकबरे बने हैं, तो वो आपके किस तरीके थे? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय का मतलब जिसके 8 फलक हों, ये इस तरीके से आपका अष्टफलकीय बना होता था। तो आपको इसकी खासियत ध्यान रखनी है, सैयद वंश की भवन उच्च स्तर के नहीं होते थे, कम नीचे होते थे। गुंबद जो है उन पर जो है कमल और गुलदस्ते बने रहते थे सजावट के लिए, मतलब कि यहाँ पर अलंकृत पर ध्यान दिया गया है। इसका मतलब अलंकृत पर ध्यान दिया गया है। नीली टाइल्सों का प्रयोग होता था, बारीक नक्काशी का प्रयोग होता था, बारीक बिल्कुल माइक्रो लेवल पर, और अष्टफलकीय ये आपका रूप होता था चारों तरफ से इस तरीके से। इसके कितने फलक होते थे? 8 फलक होते। तो आपको ध्यान रखना खिजराबाद, और सॉरी उधर जो मुबारकबाद लिखा ना, वो मुबारकबाद यहाँ लिखना आप। खिजराबाद और मुबारकबाद जो नगर बसाए गए हैं वो इसी टाइम पर बनाए गए। मुबारकबाद यहाँ लिख देना उठा के वहाँ से। तो खिजराबाद और मुबारकबाद नगर जो है इसी टाइम पर आपके बसाए गए हैं। ठीक है, इसको जल्दी बनाओ। फिर आपका जो है इसके बाद लास्ट आपका है GKTSL, तो आपका लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश। लोधी वंश, तो लोधी वंश में जो है लोधी, तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था, एक पत्थर होता था, तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था इस टाइम पर। इस चीज़ को ध्यान रखना, पहला पॉइंट। और यहाँ पर जो है गुंबद का निर्माण होता था, पहले भी होता था, लेकिन यहाँ पर जो खास बात थी, विशेषता जो थी, दोहरी गुंबदों का निर्माण होता था, दोहरी गुंबद। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपके जो है महराब नहीं, मकबरों का निर्माण होना शुरू हुआ। अब इन 2 पॉइंट को समझ लेते हैं। गुंबदों का निर्माण पहले भी होता था, अब भी होता है, लेकिन दोहरी गुंबद का निर्माण हुआ। दोहरी गुंबद का मतलब इस टाइम पर आपके दोहरी गुंबद का मतलब जैसे कि आपका एक गुंबद तो ये रहा, लेकिन इसके अंदर एक और मजबूती के लिए। ठीक है, तो दोहरी गुंबद का निर्माण क्या करते होंगे? मजबूती के लिए। ठीक है, मजबूती के लिए करते होंगे। और दूसरा जो अगर करते होंगे तो वो खोखलापन जो है उसको कम करने के लिए, खोखलापन। तो एक शीर्ष में गुंबद होता था और एक उसके खोखले भाग में जो है गुंबद होता था।
2 गुंबद होते थे, एक तो इस तरीके से और एक इसके नीचे से। तो एक तो मजबूती कारण रहा होगा और एक उसका खोखलापन कम करने, क्योंकि अगर आप खड़े हैं तो आप यहाँ से देखेंगे तो आपको बहुत गहराई दिखेगी, तो इसलिए उस खोखलेपन को कम करने के लिए यहाँ पे बीच में गुंबद और बना दिया जाता था। ठीक है। मकबरों का निर्माण इस टाइम पर देखा गया। मकबरे जो आप देखते हैं, उसका मकबरा, उसका मकबरा, तो ये मकबरों का निर्माण यहाँ से देखा गया है आपका। 4th पॉइंट जो है इसमें अष्टफलकीय, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, अष्टफलकीय। अष्टफलक का मतलब वही 8 फलक जिसके हैं उसकी तरीके से बना हुआ था ये। 8 फलक पूरा महल बना हुआ होता था 8 फलक के तरीके से। 6ठा पॉइंट आपका जो होगा, यहाँ पर कठोरता पर ध्यान दिया गया है, फिर वही सजावट पर ध्यान नहीं दिया गया। सजावट पर ध्यान नहीं दिया गया, कठोरता पर मतलब कि मजबूती पर ध्यान दिया गया। तो अष्टफलक का मतलब उसका जो शेप होगी वो 8 फलक की होगी, जो पिछले वाले में मैंने आपको बताया है। और कठोर सजावट पर ध्यान नहीं दिया गया है, कठोरता पर ध्यान दिया गया है। मकबरों का निर्माण इस टाइम पे ज़्यादा होता था, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। और इसमें जो एग्जाम्पल लिखोगे आप, वो लोधी गार्डन लिखोगे। लोधी गार्डन जो बनाया गया है इसी टाइम पर, लोधी गार्डन। और दूसरा अगर रखोगे तो सिकंदर लोधी थे एक टाइम पर शासक। सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा नगर जो बसाया गया, आगरा जो सुनते हैं आप, आगरा नगर पर जो बसाया गया है वो इसी टाइम की देन है। ठीक है, इसी टाइम की देन है, सिकंदर लोधी के टाइम की आगरा नगर जो बसाया गया। ठीक है। तो आपको ये जो है पॉइंट ध्यान रखना है, बहुत काम के हैं। ठीक है। तो आपका लोधी वंश में लाल बलुआ पत्थर, गुंबदों का निर्माण, मकबरों का निर्माण इसी टाइम पर होना स्टार्ट हुआ। अष्टफलकीय, कठोर सजावट नहीं, लोधी गार्डन और सिकंदर लोधी का आगरा नगर, ये सारे इसी टाइम की विशेषता हैं। बहुत हल्की हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। बस एक बार मोटा आपको जो समझना था वो इंडो स्थापत्य कला समझना था, और आपका वही के साम्राज्यिक शैली और प्रांतीय शैली क्या है। तो आपकी साम्राज्य शैली दिल्ली सल्तनत के अंदर साम्राज्यिक शैली समाप्त हो चुकी है, क्योंकि साम्राज्य खत्म हो चुके हैं। अब आपकी प्रांतीय शैली है और उसके बाद आपकी मुगल शैली है। लेकिन रखते हैं अभी इतना ही है, छोटे छोटे लेक्चर मैं आपके अब बना रहा हूँ जिससे आप देख सको। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।